हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन कुमार जांगिड़। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको बताया था, क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए साइंस की क्लास और मैथमेटिक्स की क्लास अपने चैनल पे शुरू होने वाली है। केमिस्ट्री की क्लास भी चालू होने वाली है। 1 जून से हम ये स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन 1 जून को 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आया। उस रिज़ल्ट की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए और थोड़ी सी वीडियो अपलोडिंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए 2 दिन लेट हो गए। उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। बाकी आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो सबसे पहले जो वीडियो आने वाले हैं वो होंगे बोर्ड क्लास के लिए। बोर्ड क्लास मतलब 10th और 12th क्लास के लिए अपने वीडियो होंगे। तो मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसमें 12th क्लास की फ़िज़िक्स के वीडियो होंगे, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज, और 10th क्लास की साइंस के वीडियो होंगे, चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज। साथ में 12th की मैथमेटिक्स और 10th की मैथमेटिक्स के वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर केमिस्ट्री के वीडियो आपको चाहिए तो जो हमारा दूसरा चैनल है एजुकेशन बाय मोहित सर, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। केमिस्ट्री के वीडियो वहाँ स्टार्ट होंगे। हमारा जो चैनल है नितिन कुमार जांगिड़, सेम नाम से ही है। इस पर आपको मैथमेटिक्स और साइंस और फिजिक्स की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश के लिए। दोनों के लिए वीडियो लेक्चर अलग अलग होंगे। हिंदी मीडियम के लिए वीडियो लेक्चर अलग होगा और इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो लेक्चर अलग होगा। ठीक है, तो आज अपने कोर्स का शुभारंभ कर रहे हैं अपन। सबसे पहले मैं 10th क्लास के लिए साइंस का वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। साइंस में अपने 3 पोर्शन है 10th क्लास में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और थोड़ा सा जनरल साइंस भी है। तो मैं जब स्टार्टिंग करूंगा मैं फिज़िक्स वाले पोर्शन से स्टार्टिंग करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि फ़िज़िक्स वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए थोड़ा टिपिकल होता है, समझने में दिक्कत आती है क्योंकि इस पोर्शन में साइंस के साथ मैथमेटिक्स भी कनेक्टेड होती है, कैलकुलेटिव पार्ट होता है, गणनात्मक पार्ट होता है। तो इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं इसको आसान बनाऊंगा। जो टिपिकल पोर्शन है उसको मैं आपके सामने सबसे पहले रखने जा रहा हूं, ताकि आप उसमें पहले ही परफेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो जनरली लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे या बायो से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आपको ये जो लेक्चर मिलेगा, इस लेक्चर में मैं आपको नोट्स भी लिखाऊंगा। तो जब भी आप बैठें अपना एक नोटबुक और पेन साथ लेके बैठें और अपने खुद के नोट्स आप क्रिएट करें। और अगर आपको रिटर्न नोट्स चाहिए तो रिटर्न नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं नीचे इसी वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ आपको 2-3 दिन में एवरी 2 और 3 डेज़ के बीच में आपको क्या होगा बताओ, रिटर्न नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी मैं ये कहूँगा कि नोट्स जो होते हैं वो अपने हाथ से बनाए हुए काम में आते हैं। तो आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठें और जब मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँ तो साथ में अपने नोट्स बनाएं। वो वर्ल्ड के बेस्ट नोट होंगे जो आपने अपने हाथ से बनाए, क्योंकि अपने हाथ से कैसी भी राइटिंग में बनाओ पर वो जल्दी पकड़ आते हैं, जल्दी समझ आते हैं। ठीक है, तो स्वागत करते हैं हम आपका और चालू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैं हर चीज़ का विशेष ध्यान रखूंगा, हर विद्यार्थी का विशेष ध्यान रखूंगा। और मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोगों को अभी 10th क्लास के सिलेबस में कुछ भी नहीं आता, आपको 0 लेवल से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा। तो तैयार हैं आप सभी? चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विद्युत। अब विद्युत नाम का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो विद्युत की जो स्टार्टिंग होती है, जो प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ होता है आवेश से। कहाँ से प्रारंभ होता है? आवेश से। विद्युत की सबसे छोटी इकाई क्या है आपके पास? आवेश। तो सबसे पहला टॉपिक आप लेंगे विद्युत आवेश। ठीक है, मैं आपको ये जो नोट्स लिखाऊंगा इसमें आपकी बुक में जो भी लिखा हुआ है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी आने वाला है वही नोट्स में से आएगा, और जितना आपकी बुक में दिया है उससे बेटर और उससे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले अगर अपन विद्युत आवेश को पढ़ेंगे तब आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक आपके समझ में आएगा, जो कि दिया हुआ विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को समझने के लिए विद्युत आवेश का ज्ञान जरूरी है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो आवेश में आप देखना कि आवेश एक वस्तु का क्या एक गुण है। आवेश जो है किसी भी वस्तु का एक गुण है
जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। जैसे मान लें कि हमने कोई भी दो वस्तुएं ले ली, एक वस्तु यहाँ रखी, एक वस्तु यहाँ रखी, दोनों को एक दूसरे के पास रखा। अब दोनों वस्तुओं के बीच में आकर्षण हो रहा है या फिर प्रतिकर्षण हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन वस्तुओं पर आवेश उपस्थित है। तो आवेश इनका क्या है? गुण है। ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है और ये वस्तु अपने आसपास में एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, दोनों उत्पन्न करती है, तो इस वस्तु पर आवेश है ना। एक्चुअली आपका जो चैप्टर है वो विद्युत धारा नाम के टॉपिक से चालू है। विद्युत आवेश को समझने के लिए थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। टिपिकल डेफिनेशन है, तो इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए आप, विद्युत आवेश क्या है, मैं आपको जनरली समझाता हूँ। जैसे मान लो एक आप हैं, हम हैं, हमारे कुछ गुण हैं, बेसिक गुण, जैसे गुस्सा करना, खुश होना, नाराज़ होना, ये सब क्या है? गुण हैं। अब मान लो कि दो लोग जो आपस में एक दूसरे से गुस्सा हैं, आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं, अगर उनको एक साथ बिठाया जाए तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे मतलब उनके बीच में क्या होगा बताओ? प्रतिकर्षण होगा। बोलो होगा या नहीं? तो ये जो गुस्सा है ये क्या है? ये उन लोगों का अपना एक मूलभूत गुण है, अपने अंदर डेवलप्ड होने वाला एक गुण है, उनकी एक प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार क्या होता है कि कुछ वस्तुओं में ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण दो वस्तुओं को एक दूसरे के निकट रखने पर उनके बीच में या तो प्रतिकर्षण होता है या फिर आकर्षण होता है। तो वही गुण क्या कहलाता है बताओ? विद्युत आवेश। वस्तु का वही गुण क्या कहलाता है बताओ? विद्युत आवेश। तो आप समझ पाए विद्युत आवेश के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि यह किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि यह किसी वस्तु का मूलभूत गुण है जिसके कारण क्या पता लगता है? जिसके कारण दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। तो किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण दो वस्तुओं को निकट रखने पर उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण लगे, क्या कहलाता है बताओ? विद्युत आवेश। बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। तो आवेश जो है, आप विद्युत आवेश कह दो या सिंपली आवेश कह दो, तो आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला जो आवेश बोला जाता है वो है धनावेश, और दूसरा जो आवेश बोला जाता है उसे बोलते हैं अपन ऋणावेश। दो प्रकार का आवेश माना जाता है। अब बताओ धनावेश का मतलब क्या है? तो आपने 9th क्लास में हल्की सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, रसायन विज्ञान के 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे। आपने देखा होगा कि आपके पास कोई परमाणु है, अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो कैसा हो जाता है बताओ? धनावेशित। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश। और अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है बताओ? ऋणावेश। ठीक है, तो आवेश के दो प्रकार हैं, धनावेश और ऋणावेश। इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग ये कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो वस्तु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी यदि होती है तो उस वस्तु पे कैसा आवेश होगा बताओ? धनावेश। कोई भी वस्तु है वो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाएगी, तो उस वस्तु पे कैसा आवेश होगा बताओ? धनावेश। जबकि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी बताओ? वृद्धि हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो उस वस्तु पे कैसा आवेश होगा? ऋणावेश। तो इससे आपके समझ आता है आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई बताओ? कमी हो गई, तो उस पर कैसा आवेश आ गया बताओ? धनावेश।
और ऋणावेश का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यदि वृद्धि हो गई तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आ गया, बताओ, ऋणावेश आ गया। तो ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। बात करते हैं अपन आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, मात्रक क्या होता है? तो पहले आप इस शब्द को समझें। देखो, आपको फिजिक्स पढ़नी है तो एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको हर एक शब्द का मीनिंग पता होगा तो ये जो सब्जेक्ट है बड़ी आसान हो जाएगी। ये जो आपके चैप्टर हैं, जो टिपिकल चैप्टर हैं, वो इजी हो जाएंगे। तो मात्रक शब्द का मतलब क्या होता है? मात्रक मतलब आवेश को किस इकाई में मापा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। आयतन को किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। समझते हो आप? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूरी को मीटर में या किलोमीटर में नापते हैं। इसी प्रकार आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश को किस में मापा जाता है, बताओ? कूलाम, या तो कूलाम बोलते हैं, कई लोग हिंदी में से कूलाम्ब भी लिखते हैं, कूलाम्ब। कूलाम या कूलाम में नापा जाता है और शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? सी। जैसे किलोग्राम का केजी लिखते हैं, ऐसे कूलाम का क्या लिखा जाता है, बताओ? सी लिखा जाता है। तो बताओ, आवेश को जब भी मापा जाएगा तो उसका मात्रक क्या लगाया जाएगा, उसकी इकाई क्या लगाई जाएगी? कूलाम। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो पहला टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया है, विद्युत धारा, तो वो इसी से समझ में आएगा। तो ये मैंने आवेश के बारे में आपको जानकारी दी। आप नोटबुक और पेन लेके इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं और अपने हाथ से बनाए हुए खुद के नोट से आप 10th क्लास की तैयारी कर सकते हैं। ये नोट्स इस प्रकार के होंगे कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे बोर्ड के सिलेबस को कवर करते हुए अपन चलेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब ये मैं रफ करने जा रहा हूँ। आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है विद्युत धारा। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे विद्युत धारा। क्या है विद्युत धारा? तो विद्युत धारा क्या होगी कि जब ये आवेश, अभी अभी मैंने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो जब आवेश प्रवाहित होगा, बहने लगेगा, तो वो किस रूप में बदल जाएगा? धारा के रूप में। जैसे अपन बात करें कि हमने एक तांबे का तार ले लिया, ये एक तांबे का तार है, थोड़ा सा मैंने मोटा बनाया है ताकि आपको दिखाई दे। पतला जो तांबे का तार होता है जिससे अपने घरों में विद्युत भेजी जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ऐसा एक तांबे का तार है। मान लो इसमें विद्युत जा रही है, तो विद्युत जाने का मतलब क्या है? मतलब ये कि इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। इस तार में क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश। तो इस तार में कोई भी एक बिंदु ले लें आप, जैसे मान लो ये अपन ने ले लिया, तो आप यहाँ पे क्या है, एक नज़र से देखें, लगातार देखें। ऐसी कल्पना करो, आपको ये दिखाई नहीं देगा, आवेश आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसी कल्पना करो कि हम अगर लगातार यहाँ से देखें तो हम नोट करेंगे कि 1 सेकंड में कितना आवेश यहाँ से प्रवाहित हो रहा है। जैसे ट्रेन नहीं होती, ट्रेन के डब्बे गिनते हैं अपन, अपने सामने से ट्रेन जा रही है, एक टक देख के ट्रेन के डब्बे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से आप कल्पना करें कि हम इस चालक तार में ये कोई बिंदु ले लें, कहीं भी यहाँ कहीं भी एक बिंदु ले लें और उसको एक टक देखें और हम ये नोट करें कि 1 सेकंड में कितना आवेश यहाँ से प्रवाहित हुआ। तो 1 सेकंड में इस बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, बताओ? विद्युत धारा। 1 सेकंड में इस बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। ये बिंदु कहाँ लिया अपन ने? तांबे के तार पर। इस तार को चालक तार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत धारा का चालन होता है, आवेश का चालन होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं तो विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या हो गई, बताओ? किसी चालक तार में एक निश्चित बिंदु, कोई भी एक निश्चित बिंदु ले लो आप, तो एक निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा, प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा, गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है अपने पास? विद्युत धारा कहलाती है ना। या
दूसरे शब्दों में अपन इसको डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश गुजर रहा है मतलब प्रवाहित हो रहा है ना, और प्रति सेकंड मतलब समय के साथ। तो दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है बताओ? विद्युत धारा। तो दो परिभाषाएं बनती है, जो आपको जल्दी याद हो जाए वो आप यूज ले सकते हो। आवेशों का प्रवाह मतलब आवेश बह रहे हैं, और दर शब्द का मतलब होता है समय के साथ, मतलब प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में कितना आवेश बह रहा है। तो विद्युत धारा की परिभाषा बनती है आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर अपन बात करें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होगा आपके पास विद्युत धारा बराबर क्या बोला अपन ने? प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा। तो ऊपर तो क्या लिखेंगे अपन? विद्युत आवेश, और नीचे हम क्या लिखेंगे बताओ? समय। प्रति सेकंड, सेकंड किस में आएगा? समय तो होता है सेकंड में। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया विद्युत आवेश बटे समय। अब इसको अपन प्रतीकों के रूप में लिखें, सिंबल बनाए इनके। तो विद्युत धारा को हम I से व्यक्त करेंगे, I से। आवेश को हम किससे व्यक्त करते हैं? Q से। Q कहीं भी लिखा मतलब आवेश मान के चलेंगे। और समय को किससे व्यक्त करेंगे हम बताओ? T से। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? I बराबर Q बटे T, I बराबर Q बटे T। ये आपका विद्युत धारा का पहला फॉर्मूला हो गया। बोलो हुआ है नहीं? कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? बात करते हैं एक और फॉर्मूला जो विद्युत धारा का निकल के आएगा उसके बारे में। तो वो मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। उससे पहले आप देखो कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा को किस में नापा जाएगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश को किस में नापते हैं अपन? कूलाम में। और नीचे क्या लिखा हुआ है? समय को किस में नापा जाता है बताओ? सेकंड में। तो बताओ विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम पर सेकंड। ऐसे लिख सकते हो आप, या ऐसे लिख सकते हो C/S। क्या पढ़ेंगे इसको? कूलाम पर सेकंड। तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है तो किस में किया जाता है? कूलाम पर सेकंड में। फिर बाद में क्या हुआ? इसका एक अन्य नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? एम्पियर, कैपिटल ए। आप एम्पियर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब विद्युत धारा का एक मात्रक तो होता है कूलाम पर सेकंड, या फिर दूसरा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो कौन सा याद रखने में ज़्यादा आसान है? एम्पियर। तो इसको अपन प्रीफर करेंगे, इसको ज़्यादा याद रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, है ना, या फिर कूलाम पर सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ छोटे मात्रक। जब आप अपनी किताब पढ़ोगे और इसके पीछे क्वेश्चन हल करोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे दो टाइप के होंगे। एक तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो बुक में से पूछे जाएंगे, और एक आपके आंकिक प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न में क्या होंगे? गणित जैसे सवाल अपने होंगे, तो उनमें आपको ये फॉर्मूले की हेल्प से हल करने हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है? मात्रक क्या होगा? अलग अलग होगा, मात्रक अलग अलग होगा। जैसे विद्युत धारा का सामान्य मात्रक जो हम काम में लेंगे वो क्या होगा? एम्पियर। लेकिन जब आप आंकिक प्रश्न हल करोगे तो हो सकता है कि इसके कुछ छोटे छोटे मात्रक भी आपको वहाँ दिए जाएं। तो छोटे छोटे मात्रक यदि दिए जाएंगे तो क्या क्या हो सकते हैं वो छोटे मात्रक, उनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिए आप छोटे मात्रक क्या होंगे। तो विद्युत धारा के अन्य छोटे मात्रक, है ना, अन्य छोटे मात्रक, ठीक है। तो अन्य छोटे मात्रक में एक तो ऐसे लिख सकते हैं एम ए, एक लिख सकते हैं म्यू ए, ठीक है। ये जो एम ए है, एम ए को पढ़ा जाता है मिली एम्पियर, और ये जो लिखा हुआ है म्यू ए, इसको क्या पढ़ते हैं अपन? म्यू। कैसे बनाना है? छोटा यू बनाए और इसके आगे की तरफ और लगा दें मूंछ, ऐसे यूं, इस तरीके से। समझ पा रहे हो? एक तो पीछे वाली मूंछ हो और एक आगे वाली मूंछ हो, तो इसको अपन मिला के क्या पढ़ेंगे बताओ? म्यू। ये वैज्ञानिक सिंबल है, प्रतीक हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, पाई, झाई, म्यू,
है ना, इस तरीके से। तो म्यू एक सिंबल है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो जब आप न्यूमेरिकल हल करेंगे, पीछे के आंकिक प्रश्न हल करेंगे, तो ऐसे मात्रक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं भी MA लिखा मिले मतलब मिली एम्पियर, और म्यू ए लिखा मिले तो मतलब क्या होगा, माइक्रो एम्पियर। तो हम जब न्यूमेरिकल हल करेंगे, आंकिक प्रश्न हल करेंगे, तो हम एम्पियर में हल करेंगे। तो एम्पियर में हल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे 1 मिली एम्पियर है, इसको अगर एम्पियर में बदलना है तो इसमें 1000 का भाग लगाएंगे। अब बताओ, 1 में 1000 का भाग लगाओ आप, 1 में 1000 का भाग, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं 1/10⁻³ और इस घात को ऊपर ले जाते हैं तो 10 की घात कितनी हो जाती है बताओ, -3। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर को यदि एम्पियर में बदलना है तो कितने एम्पियर होते हैं इसमें, 10 की घात -3। ऐसे ही अगर माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलना है तो इसमें एक बार और 1000 का भाग लगाते हैं तो ये हो जाती है 10 की घात -6 एम्पियर, है ना। अब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मिली एम्पियर दिया है तो पहले हम उसे एम्पियर में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 10 की घात -3 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। और अगर माइक्रो एम्पियर दिया है और उसको एम्पियर में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे अपन, 10 की घात -6 से अपन गुणा कर देंगे, तो वह एम्पियर में बदल जाएगा। फिर अपन अपना न्यूमेरिकल हल कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा कैसे प्रवाहित होती है, किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ये आपको हमेशा याद रखनी है। कैसे, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इस तरह से याद कर सकते हो। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन जानते हो आप, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है ना, सबसे हल्का कण है। तो ऋणावेश जो होगा, ऋणावेश जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। जैसे आपके पास कोई ये चालक तार है, तांबे का तार है, मान लो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो फिर विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऋणावेश के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई धनावेश है, जैसे मान लो इस चालक तार में कोई धनावेश इस दिशा में जा रहा है, तो फिर विद्युत धारा इसी दिशा में प्रवाहित होगी। मतलब विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, मतलब ऋणावेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में, या धनावेश के प्रवाह के समान दिशा में विद्युत धारा हमें प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, ठीक है। बात करते हैं, कई बार आपसे एग्जाम में 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो 1 एम्पियर की परिभाषा बनाना बहुत आसान है। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, I = Q/T, ये पढ़ा। अब आप देखो, अगर आवेश को मान लें 1 कूलम, आवेश को क्या मान लें 1 कूलम, और समय को मान लें अपन 1 सेकेंड मान लें, तो 1 में 1 का भाग लगाया तो ये क्या बन गई, विद्युत धारा। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या मिलेगी, 1। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, या तो कूलम पर सेकेंड, या हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एम्पियर। तो बताओ 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बन गई कि जब 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। कोई भी चालक तार है, कोई भी तांबे का तार है, उसमें किसी भी बिंदु से 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। यही 1 एम्पियर की परिभाषा है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, किसी चालक तार में उपस्थित किसी बिंदु से 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक तार में 1 एम्पियर धारा बहेगी।
तो ये हमने आज पढ़ा विद्युत धारा के बारे में। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। आप लोगों को कैसा लगा पढ़ के ये हमें बताएं। और इस वीडियो लेक्चर में कोई भी कमी आपको दिखाई दे, जैसे बोर्ड पे साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा फोकस नहीं है, आवाज़ की दिक्कत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उन कमियों को सुधारेंगे और आप और हम मिलके वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन मतलब अपन बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब हम आपको वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे आप अपने घर बैठे इस सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के सभी इच्छुक लोगों को इससे जोड़ें और उनसे भी सब्सक्राइब करने का निवेदन करें। और ये ऐसे वीडियो लेक्चर आपको कंटिन्यू अब मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में अपन मिलते हैं। ठीक है जी, ओके।